साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 101। रात के 9 बजे रूही की आंखें खुली। वो बेड पर उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा। उसे रेहान रूम में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसका सर दर्द थोड़ा बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से अब उसे पहले से बेहतर फील हो रहा था। रूही अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होकर आई और क्लोजेट में जाकर अपना भारी भरकम पहना हुआ वाइट लहंगा चेंज करने लगी। कुछ ही देर बाद वो एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनकर रूम में आई। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि अब तक तो आदि और रोशनी की शादी हो भी चुकी होगी और वो इस वक्त रूम में टाइम पास कर रही है। सिर दर्द की वजह से वो तो ये बात भूल ही गई। इसीलिए रूही जल्दी से रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में जाने लगी। उसने हॉल में आकर देखा, पूरा घर खाली था। कोई भी घर में मौजूद ही नहीं था, जिसे देखकर रूही मेन डोर से बाहर जाने लगी। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर रूही ने पलटकर पीछे देखा तो रमा उसके पास आते हुए बोली, अरे बेटा, तुम उठ गई, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? इतना बोलकर रमा वहाँ से जाने लगी। तभी रूही उसे रोकते हुए बोली, रमा आंटी, वो मम्मी जी और बाकी घर वाले कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। रूही की बात सुनकर रमा जी बोली, बेटा, वो तो बड़े साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए सभी लोग उनको लेकर हॉस्पिटल चले गए हैं। जैसे ही रूही ने रमा जी की बात सुनी, वो हैरानी के साथ बोली, क्या? ये कब हुआ और वो लोग कौन से हॉस्पिटल गए हैं? हमें भी वहाँ जाना है। रूही की बात सुनकर रमा जी परेशान होकर बोली, अरे बेटा, आप शांत हो जाइए। सभी घर वाले उनके पास हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम करो। रमा जी की बात सुनकर रूही ने घबराकर कहा, नहीं, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। रेहान भी वहाँ पर गए हैं तो हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? इतना बोलकर वो जाने लगी। तभी रमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा मत जाओ, रेहान बाबा ने साफ साफ कहा है कि आपको हॉस्पिटल आने नहीं देना। अगर उन्होंने आपको वहाँ पर देखा तो मेरी नौकरी जा सकती है। समझो बेटा, शांति से बैठ जाओ। हॉस्पिटल में बड़े साहब के साथ बहुत लोग हैं, आप चिंता मत करो। रमा की बात सुनकर रूही ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी अगर रेहान का ऑर्डर है तो कोई उसे हॉस्पिटल जाने नहीं देगा। यही सब सोचकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसके बैठते ही कुछ सर्वेंट्स ने उसके लिए प्लेट में रात का डिनर सर्व किया, जिससे रूही चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। उसने अभी अपना आधा डिनर कंप्लीट ही किया था कि तभी बाहर से एक गार्ड हॉल के अंदर आया। वो ठीक रूही के सामने खड़ा होते हुए बोला, मैम, आपसे मिलने कोई लड़की आई है, क्या उन्हें अंदर भेजूं? वो बोल रही है कि वो आपसे मिलना चाहती है। गार्ड की बात सुनकर रूही सोच में पड़ गई कि कौन लड़की है जो उसे अभी इतनी रात को मिलने आई है, कहीं सपना तो नहीं। यही सोचकर उसने गार्ड को उस लड़की को अंदर लाने के लिए कहा। तब तक रूही भी अपना डिनर जल्दी से फिनिश करके चेयर से खड़ी हुई। तभी उसकी नज़र मेन डोर से आती हुई एक खूबसूरत लड़की के ऊपर गई, जो देखने में भला की खूबसूरत थी। उसने एक ग्रे कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, जो कि काफ़ी सिंपल था। उसका गोरा रंग बिल्कुल रूही की तरह था। रूही तो उसकी खूबसूरती देखती ही रह गई, पर तभी रूही की नज़र उसके पेट पर गई, जो बाहर आया हुआ था, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका 7वां महीना चल रहा हो। वो लड़की अपना पेट पकड़कर धीरे धीरे रूही के पास आई। रूही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या हम आपको जानते हैं? रूही की बात सुनकर उस लड़की ने भी एक नज़र रूही की खूबसूरती को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती, पर जल्दी ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। उस लड़की की बात सुनकर रूही की आईब्रो सिकुड़ गई। दूर खड़ी रमा भी ये सब देख रही थी, पर उसे भी पता नहीं था कि ये नई आई हुई लड़की आखिर कौन है। तभी वो लड़की रूही से बोली, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या हम कहीं और चल सकते हैं? मैं यहाँ पर वो बात नहीं कर सकती जो मुझे तुमसे करनी है। उस लड़की की अजीब बातें सुनकर रूही हैरान होकर बोली, देखिए,
हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं और आप ऐसे कैसे हमारे घर आ गई। भले ही आप हमें जानती होगी, पर हम आपको नहीं जानते और ना ही हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इसी वक्त हमारे घर वाले घर पर नहीं हैं और हम आपको नहीं जानते, इसीलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते। रूही की बात सुनकर वो लड़की हल्का मुस्कुराकर बोली, मुझे तुम्हें तुम्हारे पति के बारे में कुछ बताना है जो शायद तुम्हें पता नहीं है। क्या तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? जैसे ही रूही ने उस लड़की के मुंह से रेहान का जिक्र सुना, वो हैरान होकर उस लड़की से बोली, क्या रेहान के बारे में? रूही की बात सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, रेहान के बारे में, जिसे मैं काफ़ी अच्छी तरह से जानती हूँ और अब तुम भी जान लो। उस लड़की की बात सुनकर रूही एकदम से घबरा गई, क्योंकि उसे हर हाल में रेहान के बारे में जानना था, जो शायद उससे अब तक छुपा हुआ था, और उसे उस लड़की की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसने उस लड़की से बात करने का सोचा और उसे अपने साथ अंदर अपने रूम में लेकर चली गई। जैसे ही रूही उस लड़की को अपने और रेहान के रूम में लेकर आई, वो लड़की गौर से उस रूम को देखने लगी। तभी उसकी नज़र वॉल पर गई, जहाँ पर ढेर सारे रेहान और रूही के फ़ोटो लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उस लड़की की आंखें हद से ज़्यादा लाल हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस ली। तभी उसकी नज़र रूही के मांग में भरे हुए सिंदूर और गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर गई, जिसे देखकर वो रूही से सर्द आवाज़ में बोली, क्या कभी रेहान ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? उस लड़की की बात सुनकर रूही हैरानी से बोली, देखिए, हम आपको नहीं जानते, इसीलिए अब तो आप बता दीजिए कि आखिर आप है कौन और आप यहाँ रेहान के बारे में क्या जानती है जो हमें नहीं पता। रूही की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और अपना एक हाथ रूही के सामने करते हुए बोली, हेलो, मैं रिया अग्रवाल, रेहान की गर्लफ्रेंड। जी हाँ, ये लड़की और कोई नहीं, रिया थी, जो फ्रांस से कल ही इंडिया आई थी। रिया की बात सुनकर रूही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने रिया की कही हुई बात याद आई, वो गुस्से में रिया से बोली, क्या बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम रेहान को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रूही की बात सुनकर रिया टेढ़ा मुस्कुराई और एटीट्यूड दिखाकर रूही से बोली, मुझे पता था तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं ही रेहान की गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे लगता है उसने तुम्हें इस बारे में एक भी बात नहीं बताई। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुमको एक एक बात बताऊंगी, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ही रेहान की गर्लफ्रेंड हूँ। रिया की बातें सुनकर रूही का दिल डर से बैठा जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर घबराहट महसूस हो रही थी। उसे डर से पसीने आने लगे थे। उसने घबराए हुए आवाज़ में रिया से कहा, देखो, तुम शायद गलत घर में आई हो, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, हमें कुछ नहीं सुनना है। रूही की बातें सुनकर रिया बोली, तुम्हारे बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मैं तुम्हें सब कुछ बता ना दूँ, और तुम्हें मेरी सारी बातें सुनने पड़ेगी, ना चाहते हुए भी। रिया की बात सुनकर रूही की आंखें डर से भर गई। वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी कि रेहान की कोई गर्लफ्रेंड भी है। उसे तकलीफ़ हो रही थी इस बात को जानकर कि कोई और भी लड़की रेहान की लाइफ में है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी रिया की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिससे वो होश में आई। मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरी बातों पर मेरे पास सबूत भी है, जिससे ये साबित होता है कि मैं और रेहान एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाले थे, पर बीच में तुम आ गई। जैसे ही रूही ने रिया की बातें सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। रिया की बातों पर उसे अपना दिल टूटा हुआ महसूस हो रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए रिया से अटक के कहा, ये आप क्या कह रही हो? आप होश में भी नहीं है ना? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। रेहान हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को, ना ही हमें कुछ सुनना है। हमें बस अपने रेहान के पास जाना है। रूही की ऐसी बिगड़ती हालत देखकर रिया को बहुत मज़ा आ रहा था। वो मुस्कुराकर रूही को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, तुम मानो या ना मानो, बट सच तो यही है। अरे, मैं भी यही बोलने में टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अभी मैं प्रूफ दिखा देती हूँ, जिससे तुम्हें पता चले कि मेरा और रेहान का कितना गहरा रिश्ता है, जो उसने तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताया भी नहीं। इतना बोलकर रिया ने अपने कंधे पर रखे हुए बैग में से कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाली और उसे रूही के हाथ में देते हुए बोली, ध्यान से देखो एक एक फ़ोटो, ताकि तुम्हें पता चले कि रेहान सिर्फ मेरा है और मैं रेहान की। और ये फ़ोटो को देखकर तुम्हें पता लग ही जाएगा कि हमारे बीच में कितना प्यार है। इतना बोलकर रिया मुस्कुराने लगी, पर वहीं जैसे ही रूही ने रिया की दी हुई फ़ोटोग्राफ्स देखी, उसे तो एक ज़ोर का धक्का सा लगा, इतना कि उसे अपने हार्ट में दर्द होने लगा। अब उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो भी उसने अभी अभी देखा है वो सच है, या उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। रूही को ऐसे लग रहा था कि वो खड़ी खड़ी यहाँ पर अपनी जान दे दे, क्योंकि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रेहान को किसी और लड़की के साथ देखकर, वो सच है या कोई ख्वाब है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स में जो उसके सामने का नज़ारा था वो कभी अपने ख्वाब में भी इमेजिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स में रेहान और रिया काफ़ी एक दूसरे के करीब थे। कुछ कुछ फ़ोटोग्राफ्स में उन दोनों ने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और उन फ़ोटोग्राफ्स में उनकी बोल्डनेस साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर रूही की आंखों में चुभन महसूस हो रही थी। कुछ कुछ फ़ोटोग्राफ्स में रिया रेहान को किस कर रही थी, तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स में रेहान रिया को। ये तब की फ़ोटोग्राफ्स थी जब रिया न्यूली फ़ोटोग्राफी करना सीख गई थी। तब वो हमेशा अपने और रेहान के रूम में कैमरा लगाकर ये सारी फ़ोटोज़ खींचा करती थी। रूही को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे उन फ़ोटोज़ को देखकर, क्योंकि वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी रेहान को किसी और लड़की के साथ उसे छूते हुए, उसे किस करते हुए। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो रेहान से बहुत प्यार करती थी। रेहान सिर्फ उसका था, वो उसके सिवा किसी और की तरफ देखता भी नहीं था। पर यह क्या था जो वो अपने सामने देख रही थी? क्या रेहान उसको धोखा दे रहा था? उसे रेहान को समझने में गलती हो गई, यही सवाल उसके ख्यालों में घूम रहे थे। रूही के हाथों से वो फोटोग्राफ्स अपने आप छूटकर नीचे गिर गए। ये देखकर रिया टेढ़ा मुस्कुराई। वो रूही के पास आते हुए एटीट्यूड में बोली, अब तो मेरा यकीन कर लो, सच्चाई क्या है दिखाने के लिए मैं तुमको फ़ोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने और रेहान ने एक साथ कितनी सारी रातें बिताई हैं। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? या फिर लाइव एग्जाम्पल देना पड़ेगा? रिया की बातें सुनकर रूही की आंखें आंसुओं से भर गई। वो अपने कांपते हुए होठों से रिया से बोली, आप कितने साल से रेहान को जानती है? मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम उनकी पत्नी हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ आप ऐसा उनके बारे में कुछ मत कहिए। जैसे ही रिया ने रूही की बातें सुनी, उसकी मुट्ठियाँ गुस्से में कस गई। वो गुस्से में रूही के पास आई और ऊंची आवाज़ में बोली, कैसी औरत हो तुम? एक औरत होके भी दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं रेहान से कितना प्यार करती हूँ? इसीलिए तो उसकी वजह से मैं मेरे घर को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से। और तुम्हारी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तुम हम दोनों के बीच में आई हो। वो हमेशा से ही मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम हम दोनों को ऐसे अलग नहीं कर सकती। रिया की बातें सुनकर रूही ने उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा, देखिए, हम आप दोनों के बीच में नहीं आए क्योंकि हमें ये सब कुछ नहीं पता था। आपके और रेहान के बीच में जो कुछ भी था, पर अब हम उनकी पत्नी हैं। अब हम उनको कभी नहीं छोड़ सकते। हम प्यार करते हैं उनसे और वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं।
रूही की बातें सुनकर रिया ने उसका हाथ झटका और गुस्से में बोली, प्यार माय फुट, क्या तुम उसे ठीक से जानती नहीं? तुम उससे प्यार इसीलिए करने लग गई क्योंकि उसने ये सब कुछ चाहा, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत हुई उस जैसे इंसान को प्यार करने की। क्योंकि जितना मैं रेहान को जानती हूँ वो कभी किसी को ऐसे प्यार कर ही नहीं सकता। उसने तुम्हें मजबूर किया खुद से प्यार करने के लिए। तुम उसका असली रूप जानते कहाँ हो? उसने उसका असली रूप तुम्हारे सामने तो पूरा ढक दिया है। तुम्हारे सामने उसने सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाई है, उसकी बुराई तो सिर्फ मैंने देखी है, जो आज तक उसने कभी तुम्हारे सामने आने भी नहीं दी। कोई बात नहीं, मैं आई हूँ ना, सब कुछ एक एक करके सच तुम्हें बताऊंगी जो तुम्हारे पति ने तुमसे छुपाई है। अपने पति परमेश्वर को बहुत अच्छा इंसान समझती हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब से पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक उसने सिर्फ सबके साथ मौत के तांडव खेले हुए हैं, जो तुम्हारे कानों तक भी उसने गुजरने नहीं दिए। वो अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग है जो सबको अपने पैर के नीचे कुचल के रखता है। उसके जैसा मैंने खतरनाक इंसान आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, पर तभी मैं सोचूं इतना खतरनाक इंसान एक ऐसी लड़की के सामने जिसकी औकात भी नहीं उसके साथ खड़ी होने की, वो उससे शादी कैसे कर सकता है? भला वो भी मुझ जैसी लड़की को छोड़कर। जैसे जैसे रूही रिया की बातें सुन रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। वो खड़े खड़े रहकर कांपने लगी। उसने रिया की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर उसकी आंखों में उसे सच्चाई ज़रूर दिख रही थी कि रिया जो भी कह रही है वो झूठ नहीं सच बोल रही है। तभी रिया ने अचानक रूही का हाथ पकड़ा और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोले, तुम्हारे पति ने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे तुमसे बातें छुपाई है जो आज तक तुम्हें कानों कान खबर तक लगने नहीं दी, क्योंकि उसने तुम्हारे सामने सिर्फ अपनी अच्छाई और सच्चाई दिखाई है। तुम रेहान को अच्छा समझती हो, पर वो उतना ही बुरा है और उसे बुरा इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। जो इंसान हद से ज़्यादा बचपन से डोमिनेटिंग है वो कैसे अचानक इतना बदल सकता है? कैसे उसमें इतनी अच्छाई आ गई? पर नहीं, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, चाहे अपनी पहचान भी क्यों ना छुपानी पड़े। और वही किया उसने। असली पहचान तुमसे छुपाकर तुम्हें अपना बना लिया हमेशा हमेशा के लिए। और अभी भी तुम उस इंसान पर विश्वास कर रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया है। क्या तुम्हें पता भी है, लास्ट टाइम जब रेहान फ्रांस आया था तब वो मुझसे मिला था, मेरे साथ उसने रात गुजारी थी। हम जब भी फ्रांस में मिलते थे हम एक दूसरे के साथ रातें रंगीन करते थे, जिसकी खबर शायद तुम्हें भी नहीं होगी। और इस प्यार भरी रातों का नतीजा आज मेरे पेट में पल रहा है। रेहान ओबरॉय का बच्चा मेरे पेट में है। जैसे ही रूही ने रिया के मुंह से लास्ट वाली लाइन सुनी तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ शिवर करने लगे जो रिया के पेट पर थे। उसने झटके से अपना हाथ रिया के पेट से निकाला और अपने मुंह पर रखते हुए पीछे पीछे अपने कदम रखते हुए अपने कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। रेहान कभी ऐसा नहीं करेंगे, वो हमें धोखा नहीं दे सकते। ये तो गलत है ना। हम उनसे कितना प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उन्होंने हमसे ये बात छुपाई और हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया। आपके होते हुए भी वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और हमारे साथ अगर वो हैं तो आपके साथ क्यों थे? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना बोलकर रूही नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रूही को टूटा हुआ देखकर रिया मुस्कुराकर उसके पास आई और अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुमको बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरे और रेहान की लाइफ से दूर जाना है, क्योंकि तुम हमारे बीच में आई हो और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और आज हम दोनों की प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। सोचो कि इस बच्चे को मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरे बाप ने तो मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा एक ही सहारा है, वो रेहान है। उसके बिना तो मैं रह भी नहीं सकती और मेरा बच्चा
वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? उसको भी पिता का प्यार मिलना चाहिए, उसको भी परिवार चाहिए। इसीलिए मैं अब रेहान को सारी सच्चाई बताऊंगी कि ये जो भी वो नाटक कर रहा था इतने दिनों से मेरे साथ, अब वो ना करे, क्योंकि तुम्हें सारी सच्चाई पता लग चुकी है, जो मैंने खुद बताई है तुम्हें। मैं ये बात रेहान को बताऊंगी और उसे माननी पड़ेगी मेरी बात, तुम चिंता मत करो, वो ये सब बात समझ लेगा। बस तुम एक काम कर लो कि हम दोनों की ज़िंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में तुम हमेशा के लिए रहो। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ अपने पति और बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। तो मैं एक माँ होने के नाते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी और रेहान की ज़िंदगी से दूर चली जाओ, क्योंकि बीच में तुम आई हो, मैं नहीं। रेहान पहले से ही मेरा था और अब देखो सब कुछ आगे बढ़ चुका है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह, मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती, और ना ही इस बच्चे को। तो मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ अपनी ज़िंदगी की, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरे और रेहान को छोड़कर चली जाओ, इस घर को छोड़कर चली जाओ, ये सब मेरा है, तुम्हारा नहीं। इतना बोलकर रिया फूट फूट के रोने लगी। रिया की इतनी सारी बातें सुनकर रूही का दिमाग काम करना ही भूल गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। और कहीं ना कहीं उसे रिया की बातें भी सही लग रही थी, क्योंकि रिया की ऐसी हालत देखकर वो खुद के लिए बुरा फील कर रही थी और उसे ये लग रहा था कि वो रेहान और रिया के बीच में आई है, उसकी वजह से ही उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि वो एक लड़की होने के नाते दूसरी लड़की का दर्द बहुत अच्छे से समझती थी, क्योंकि उसने भी ऐसे बहुत सारे हालात देखे हैं जिसमें वो बहुत टूटी हुई थी, और आज वही हाल उसका और रिया का हो रहा था। इसीलिए वो एक लड़की होने के नाते रिया के साथ तो ऐसे नहीं करना चाहती थी, पर रिया की बातों ने उसके मन में इतना गहरा जख्म कुरेदा था कि वो शायद ही कभी मिटेगा। इसलिए रूही ने अब सोच लिया था कि वो रेहान और रिया की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाएगी, क्योंकि वो रिया को इस हालत में नहीं देख सकती थी। उसने फील कर लिया था कि रिया के पेट में रेहान का बच्चा है और वो एक प्यारे परिवार को कैसे तोड़ सकती है, ये जानते हुए भी कि रिया रेहान से कितना प्यार करती है और रेहान आज भी रिया से उतना ही प्यार करता है। तभी तो उनके प्यार की निशानी रिया के पेट में पल रही है। उसे नन्हे बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है। वो खुद की खुशी के लिए रेहान और रिया को अलग नहीं कर सकती। वो एक माँ और एक बच्चे को अलग नहीं कर सकती थी, जो कि रेहान का बच्चा है। यही सब सोचकर रूही ने अब फैसला ले लिया था कि वो रेहान और रिया की लाइफ से दूर चली जाएगी, ताकि वो दोनों करीब आ सके, वो दोनों अपना परिवार बना सके। क्योंकि इन सब में तो बीच में वो आई थी। ये सब अपने ही मन में उथल पुथल सोचकर रूही ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू साफ किए और रिया से बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके और रेहान के बीच में कभी नहीं आऊँगी। अब मैं अभी इसी वक्त उन्हें छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। आप जब रेहान घर आएंगे तब उनको बता देना कि आपने वो सारी बातें मुझे बता दी है जो आपके और रेहान के बीच में हुई है, और मैंने ये फ़ैसला लिया है कि अब मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। आप प्लीज़ मेरा एक काम कीजिए, रेहान को ये सारी बातें बताने का। अब मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक सकती, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आ सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं ना ही अब अपनी लाइफ में ऐसा पति चाहती हूँ जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। हर चीज़ जो उसकी लाइफ से रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंट थी वो भी उसने मुझसे छुपाई। अब मुझे उसके साथ नहीं रहना मुझे। इतना बोलकर रूही रोते हुए रूम से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल में करीब 2 घंटे बीत चुके थे। अब तक रुद्र का हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स की टीम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। उसके साथ रेहान भी बाहर आया। कुछ डॉक्टर्स आरोही के पास आकर बोले, मिसेस ओबरॉय, चिंता करने की अब कोई बात नहीं है। आपके पति को हार्ट अटैक आया था, पर अब आपके पति बिल्कुल ठीक हैं। उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है, अब वो खतरे से बाहर है। बस उनके
ठीक होने तक आपको उनका ख़ास ख्याल रखना होगा। उन्हें किसी भी बात का स्ट्रेस ना हो, इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। अब कुछ दिनों तक वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे क्योंकि उनकी रिकवरी में अभी टाइम है। तब तक हमें उन्हें हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। डॉक्टर की बात सुनकर आरोही का चेहरा खिल गया। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखूंगी कि उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। आरोही की बात सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाते ही रेहान आरोही के पास आते हुए बोला, मॉम आप डैड की फ़िक्र मत करिए, मैं हूँ ना यहाँ पर डैड का ध्यान रखने के लिए। आप आदि और रोशनी को अपने साथ लेकर घर जाइए। आज ही उनकी शादी हुई है, इस समय में उनका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ पर, आप भी घर जाकर आराम कीजिए, आज आप बहुत थक गई हो। रेहान की बात सुनकर आरोही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी आदि रेहान से बोला, पर ब्रो भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें भी आपकी ज़रूरत होगी, आप जाओ घर, मैं यहाँ रुकता हूँ। आदि की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर आदि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा ना एक बार कि मैं हूँ यहाँ पर डैड का ध्यान रखने के लिए। तुम मॉम और रोशनी को लेकर घर जाओ। रेहान की बात सुनकर आदि ने अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो जानता था कि रेहान की बात मतलब पत्थर की लकीर होती है। उसकी ज़िद के आगे किसी की नहीं चलती, खुद उसकी भी नहीं, सिवाय रुद्र के, जिसकी बातें सिर्फ रेहान ही मानता था। कुछ ही देर में आदि आरोही और रोशनी को अपने साथ लेकर वेला के लिए निकल गया। इधर रेहान एक पेशेंट वार्ड में बैठ गया, जहां अभी अभी रुद्र को शिफ्ट किया गया था। वो वार्ड काफ़ी बड़ा और लग्जूरियस था, जिसमें रुद्र आराम से बेड पर लेटा हुआ था। तभी रेहान को अचानक रूही का ख्याल आया। वो रूही को फ़ोन करने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि रूही का फ़ोन तो अभी भी उसके पास ही है। उसने अभी तक रूही का फ़ोन उसे लौटाया ही नहीं था। उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने अब तक रूही को फ़ोन नहीं लौटाया। यही सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि वो इस वक्त रूही से बात करना चाहता था। उसे याद आ रही थी रूही की, जिससे वो ना जाने कब से मिस किए जा रहा था। मॉन्स्टर वेला। जैसे ही रूही रूम से बाहर गई, वैसे ही रिया ने घूरकर एक नज़र रूम को देखा। तभी उसकी नज़र रेहान और रूही के फ़ोटो फ्रेम्स पर गई, जो दीवार पर लगी हुई थी, जिसे देखकर रिया जल्दी से दीवार के पास गई और उसने खींचकर वो सारी फ़ोटो फ्रेम निकालकर फ्लोर पर ज़ोर से पटकी, जिससे वो कांच की फ्रेम पूरी तरह से टूट गई, जिसके टूटते ही रूही और रेहान की फ़ोटो अलग हो गई। रिया ने गुस्से में उस टूटे हुए फ्रेम को देखते हुए कहा, तुम रेहान की कभी नहीं हो सकती, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेहान सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। उसके ऊपर पहले से मेरा हक था और आगे भी रहेगा, जिसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। इतना बोलकर रिया रूम में जितनी भी रूही और रेहान की फ़ोटो फ्रेम थी, उसे तोड़ रही थी। वही रूही नीचे हॉल में आकर सीधा मेन डोर से बाहर के रास्ते जाने लगी। बाकी के सर्वेंट्स और रमा किचन में काम कर रहे थे, तो इसीलिए रूही को किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा। रूही जैसे ही बाहर जाने लगी, एक गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, मैम आप इतनी रात को बाहर नहीं जा सकती। रूही, जो पहले ही परेशान हो चुकी थी, उसने उस गार्ड को देखते हुए साफ साफ कहा, हमें आपके बॉस ने बुलाया है, क्या अभी भी आप हमें बाहर जाने से रोकना चाहते हैं? रूही की बात सुनकर उस गार्ड ने कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। रूही भी जल्दी से मेन डोर से वेला से बाहर निकल गई। तभी एक ड्राइवर उसके सामने आकर कार लेकर आया, जिसे देखकर रूही अनदेखा करके वेला से बाहर निकलकर कार ड्राइवर भी कार लेकर उसके पीछे आने लगा। तो रूही अचानक अपनी जगह पर रुकी। उसने उस कार ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, अगर आप हमारे पीछे आए तो हम इसी गाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे देंगे, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारा पीछा करना बंद करें। जैसे ही ड्राइवर ने रूही की बात सुनी, उसने अपनी कार अपनी जगह पर ही रोक दी, जिसे देखकर रूही फिर से आगे की तरफ बढ़ गई। उसे जैसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। वो क्या कर रही थी, कहाँ जा रही थी? वो बस रोड पर चले जा रही थी। उसके दिमाग में
बस रिया की कही हुई बातें घूम रही थी जो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। रूही बहुत ही सेंसिटिव और मासूम लड़की है जो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। अगर उसे कोई भी सामने से कुछ भी दिखाए या बताए वो तुरंत उस बात पर यकीन कर लेती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो किसी से झूठ नहीं बोलती तो कोई उससे झूठ कैसे बोल सकता है। और इसी चीज़ की वजह से वो आसानी से किसी की भी बातों को सच मान लेती थी, जैसे आज उसने रिया की कही हुई बातों को सच मान लिया था, क्योंकि उसे अपनी आंखों से देखी हुई फोटोग्राफ्स पर यकीन था जो रिया और रेहान की बोल्ड फोटोज़ थी जो रियल थी। और उसे देखकर आसानी से ये साबित हो गया कि रेहान रूही को चीट कर रहा है। ऐसा रूही को लग रहा था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और रही बात रूही की, इतनी सारी बातें इतनी आसानी से मान जाए वो तो इसीलिए हुआ क्योंकि रिया ने रूही के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर दी जिससे वो रूही के दिमाग को आसानी से कंट्रोल कर सके, जिससे रूही को उसकी बातें मानने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। और ये काम सिर्फ स्मार्ट दिमाग वाले लोग ही कर सकते हैं, जैसे रिया ने किया। उसने रूही को यकीन दिलाया, बार बार ये बोल के कि रेहान उसका है। रूही खुद उन दोनों के बीच में आई है, उसके पेट में रेहान का बच्चा पल रहा है। ऐसे ही बातें रिया ने रूही के दिमाग में गहरे तरीके से कुरे दी, जिससे निकल पाना मुश्किल था। और रूही ऐसी लड़की थी कि कोई भी उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता था। उसकी मासूमियत की वजह से वो रेहान की तरह स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही उसके साथ वो रह रह के बन पाई थी। वो पहले जैसी थी अभी भी बिल्कुल वैसी ही है, सिंपल और मासूम। उसके नेचर में कोई बदलाव नहीं आया। जब रेहान ने उसे झूठ बोलकर खुद से दूर किया तब भी रूही ने उसकी बात आसानी से मान ली थी, क्योंकि उसे जो दिखता था वो उसे सच मान के बैठ जाती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरे हालातों से गुजरना पड़ता था, चाहे बात गलत हो या सही। वो भले ही कितनी ही क्यों ना बड़ी हो जाए, उसके अंदर एक मासूम बच्चा अभी भी था जो जल्दी से हर्ट हो जाता था, जल्दी से रो देता था, जल्दी से किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेता था और दर्द में बस खुद को तकलीफ़ देता था। यही हाल रूही का इस वक्त था, जिससे वो अनजान थी। उसे चलते चलते काफ़ी वक्त हो गया था, अब तक रात के 12 बज चुके थे। वो सुनसान रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ रही थी। रोड पर एक गाड़ी भी नहीं थी, था तो बस अंधेरा, और अंधेरे में चलने में रूही को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। पर अपने दिल में हो रहे दर्द के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर कुछ ही मिनट बाद आदि की कार बेला आकर रुकी। आरोही रोशनी कार से बाहर निकले। वो सब हॉल के अंदर आए। आरोही ने रोशनी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों अब आराम करो, मैं तुम्हारा खाना रूम में भिजवाती हूँ। इतना बोलकर आरोही किचन में चली गई। रोशनी भी आदि के साथ उसके रूम में चली गई। कुछ ही देर बाद आरोही खाने की प्लेट लेकर रेहान के रूम की तरफ जाने लगी ताकि वो रूही से मिल सके, उसको खाना खिला सके, क्योंकि उसकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। और जैसे ही आरोही रूही के रूम में आई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि रेहान का पूरा रूम तहस नहस हो चुका था। बेड से बेडशीट नीचे फैली हुई थी, शोपीस टूटे हुए थे, हर तरफ कांच बिखरी हुई थी। ये सब देखकर आरोही घबराकर रूही को आवाज़ देने लगी, क्योंकि रूम में उसे रूही कहीं भी दिखाई नहीं दी। पर रूही को बहुत आवाज़ देने के बाद भी आरोही को रूही की एक आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब उसका दिल डर से बैठा जा रहा था। वो जल्दी से आदि के रूम के पास गई और उसके रूम का डोर ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी, जिससे आदि ने जल्दी से खोला। जैसे ही उसने आरोही को इतना डरा हुआ देखा, वो परेशान होकर बोला, मॉम आप इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या आप ठीक तो हो ना? आदि की बातें सुनकर आरोही ने रेहान के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रूही रूही रूम में नहीं है। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है आदि? देखो ना। आरोही की बात सुनकर आदि ने आरोही को शांत करते हुए, मॉम आप पहले शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ भाभी कहाँ है, यहीं कहीं होगी। तब तक आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी आया। इतना बोलकर उसने रोशनी को आरोही को
अपने रूम में अंदर ले जाने का इशारा किया, जिसे देखकर रोशनी आरोही को अपने साथ अपने रूम के अंदर लेकर गई। उनके जाते ही आदि जल्दी से रेहान के रूम की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही रूम में आया वो हैरान हो गया। उसने बिखरे हुए रूम को इग्नोर किया और रूही को ढूंढने लगा। उसने वॉशरूम में चेक किया, बालकनी में देखा, उसे रूही कहीं नहीं दिखी। तो वो रूम से बाहर आया और सर्वेंट्स और गार्ड से रूही के बारे में पूछने लगा। तभी उसे पता चला कि रूही वेला से जा चुकी है, पर कहाँ, किसी को भी पता नहीं था। आखिरकार आदि ने अपनी कार निकाली और रूही को ढूंढने लगा, पर उसे रूही कहीं नहीं दिखी। उसने आखिरकार थक हार कर अपनी कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी, क्योंकि उसका आखिरी रास्ता रेहान ही था। वो एक था जो रूही को ढूंढ सकता था। यही सोचकर आदि हॉस्पिटल में आया। वो सीधा रुद्र के वार्ड में आया। तभी उसे रेहान दिखा, जो सोफे पर बैठकर बिजनेस न्यूज़ पढ़ रहा था। रेहान को देखते ही आदि के पसीने छूट गए। वो जल्दी से रेहान के पास आकर खड़ा हुआ। आदि को इस वक्त यहाँ देखकर रेहान हैरान होकर बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान की बात सुनकर आदि ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए घबराकर कहा, वो ब्रो, भाभी भाभी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उन्हें पूरे रूम में देखा, बाहर भी ढूंढा, पर वो नहीं मिल रही है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।